हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 9 का वीडियो नंबर 11। तो बेटे ये 9वीं यूनिट का 11वां वीडियो है और इससे पहले 10 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 9 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है मृदु तथा कठोर जल, इन दोनों के बारे में पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है जल की कठोरता के प्रकार, कि जल में कितने प्रकार की कठोरता या हार्डनेस होती है, और कठोरता को दूर करने के उपाय, कि ये जो कठोरता होती है इसे दूर करने के क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या उपाय हैं, इनके बारे में आज हमें डिस्कस करना है। तो अपनी नोटबुक में हेडिंग लिख लो आप। सबसे पहले मृदु तथा कठोर जल, मृदु जल और कठोर जल, ठीक है, ये हेडिंग लिख लो सबसे पहले। फिर हम समझेंगे कि मृदु जल किसे कहते हैं और कठोर जल किसे कहते हैं। तो हमें सबसे पहले हेडिंग लिखनी है मृदु तथा कठोर जल। तो यहाँ मैं हेडिंग लिखता हूँ, आप भी लिखो हेडिंग, मृदु तथा कठोर जल। देखो बहुत छोटा सा अंतर है, एकदम समझ में आ जाएगा आपके कि मृदु जल क्या होता है और कठोर जल क्या होता है। देखो, जो जल साबुन के साथ आसानी से या सरलता से झाग देता है उसे तो कहते हैं मृदु जल, और जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता, कठिनाई से झाग देता है, उसे कहते हैं कठोर जल। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। तो हम लिखेंगे जो साबुन के साथ आसानी से यानी सरलता से, साबुन के साथ आसानी से झाग देता है, जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मृदु जल। वो तो होता है मृदु जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है। ठीक है, और जो साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है, यानी मुश्किल से बहुत, यानी बहुत ज़्यादा घोलना पड़ता है साबुन को जल में, कठिनाई से झाग देता है, उसे हम क्या कहते हैं, कठोर जल, उसे हम कहते हैं कठोर जल। तो ये तो होगी मृदु जल और कठोर जल की परिभाषा। जो साबुन के साथ आसानी से झाग देगा वो तो मृदु जल है, और जो साबुन के साथ कठिनाई से झाग देगा वो कठोर जल है। अब हम बात करेंगे जल की कठोरता के प्रकार। जल की कठोरता के प्रकार, कि जल में कितने प्रकार की कठोरता होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये जो भी मैं हेडिंग लिख रहा हूँ ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है सबको। जल की कठोरता के प्रकार, देखो ध्यान रखना कि जल में कठोरता पाई जाती है 2 प्रकार की। जल में कितने प्रकार की कठोरता पाई जाती है, 2 प्रकार की कठोरता जल में पाई जाती है। उसमें जो पहले नंबर की कठोरता है उसे कहते हैं स्थायी कठोरता। एक तो होती है स्थायी कठोरता यानी परमानेंट हार्डनेस, एक तो होती है स्थायी कठोरता यानी परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, और एक होती है अस्थायी कठोरता यानी टेम्परेरी हार्डनेस।
अस्थायी कठोरता। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि जल में कठोरता होती हैं कितने प्रकार की होती हैं ये बताओ, तो आपको बताना है कि जल की कठोरता होती हैं दो प्रकार की। एक तो होती है स्थायी कठोरता और एक होती है अस्थायी कठोरता। फिर मैं आपसे पूछ सकते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। तो अंतर यह है कि जो अस्थायी कठोरता होती है ना, ये उबाल कर दूर हो जाती है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ उबाल कर। यदि पानी को उबाल दोगे ना आप, तो उबाल कर दूर हो जाएगी, ये दूर हो जाती है। जो अस्थायी कठोरता है वो जल को उबालने से दूर हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं अस्थायी कठोरता। और जो स्थायी कठोरता है वो उबाल कर दूर नहीं होती है। उबाल कर, यदि पानी को उबाल दोगे, दूर नहीं होती है। तो एक तो बात यह हुई कि जल की स्थायी कठोरता की खासियत यह है कि आप यदि पानी को उबाल दोगे तो कठोरता दूर नहीं होगी। और अस्थायी कठोरता की बात यह है कि यदि आप पानी को उबाल दोगे तो अस्थायी कठोरता हो जाएगी दूर। अब दूसरा सवाल यह है कि स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता के कारण क्या हैं, क्यों होती है कठोरता। तो इसका कारण क्या है, देखो यहाँ लिखता हूँ इसका कारण क्या है। कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड उपस्थित होते हैं। यदि पानी में, आपका जो जल है या पानी है, उसमें यदि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट हों, यानी कैल्शियम सल्फेट भी हो मैग्नीशियम सल्फेट भी हो, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड हैं, यानी कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इन चार लवणों की उपस्थिति के कारण होती है स्थायी कठोरता। ठीक है, कैसी कठोरता? स्थायी कठोरता। अब यहाँ बात कर रहे, चलो अस्थायी कठोरता कौन से लवण के कारण होती है? कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, इसे कहते हैं बाइकार्बोनेट, HCO3 नेगेटिव उपस्थित होते हैं। तो यदि कोई हमारे से पूछेगा ना कि भाई यूं बताओ कि मृदु जल किसे कहते हैं, तो हमारा उत्तर होगा कि जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है, ऐसे जल को हम कहते हैं मृदु जल। और जो साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है उसे कहते हैं कठोर जल। जल की कठोरता के प्रकार कोई पूछेगा तो हम बताएंगे जल की कठोरता के दो प्रकार हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी कठोरता उसे कहते हैं जो उबालकर दूर नहीं होती, और इस अस्थायी कठोरता उसे कहते हैं जो उबालकर दूर हो जाती है। स्थायी कठोरता में क्या होता है? यदि जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड घुले हैं तो ऐसी कठोरता को हम कहते हैं स्थायी कठोरता। और यदि जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले हैं तो ऐसी कठोरता को हम कहते हैं अस्थायी कठोरता, जो उबालकर दूर हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गए जल की कठोरता के प्रकार। जल्दी से पोज करके लिखो आप, फिर अगली बात पढ़ते हैं इसके बारे में कि कठोरता को दूर करने के क्या तरीके हैं। लिख लिया बेटे? ठीक है, देखो अब हम सीखेंगे कि जल के अंदर जो कठोरता होती है, हमें पता चल गया कि कठोरता किस कारण से है। स्थायी कठोरता की भी पता चल गया कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड यदि घुले हैं तो स्थायी कठोरता होगी, और यदि कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुला है, ठीक है, या बाइकार्बोनेट घुले हैं ऐसे बोल दो, तो होगी अस्थायी कठोरता। अब इन कठोरताओं को दूर कैसे करेंगे हम, इसके बारे में समझना हमें, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कठोरता दूर करने के उपाय क्या हैं, कैसे हम जल की कठोरता दूर करेंगे। तो हम एक हेडिंग लिखेंगे, स्थायी कठोरता
स्थायी कठोरता दूर करने की विधियां, कि स्थायी कठोरता को दूर करने के क्या क्या तरीके हैं। स्थायी कठोरता दूर करने की विधियां। तो स्थायी कठोरता दूर करने की विधि में सबसे पहली विधि हमें सीखनी है सोडियम कार्बोनेट की, Na2CO3 द्वारा। बहुत आसान तरीका है। आपको क्या करना है, आपको वो जल लेना है जो कठोर जल है, और उसमें उचित मात्रा में घोल देना है सोडियम कार्बोनेट और कर देना है गर्म। ऐसा करने से आपकी जल में जो स्थायी कठोरता है वो दूर हो जाएगी। आपको पता है कि स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण होती है और कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड के कारण होती है। तो कैल्शियम का सल्फेट क्या होगा, CaSO4। मैग्नीशियम का सल्फेट क्या होगा, MgSO4। कैल्शियम का क्लोराइड क्या होगा, CaCl2। मैग्नीशियम का क्लोराइड होगा MgCl2। मतलब जल में जो स्थायी कठोरता है इन चार चीज़ों के कारण से ही तो होगी, और चार चीज़ों के कारण से होगी। आप किसके साथ गर्म कर रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ, Na2CO3। इसे भी आप गर्म कर दो, Na2CO3। मतलब जब पानी में आप सोडियम कार्बोनेट घोल दोगे, वो पानी जो कठोर जल है, और गर्म कर दोगे, तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये, गर्म करने का निशान क्या होता है, डेल्टा का, कि आप ये जो सोडियम कार्बोनेट घोल दिया है आपने, ये रिएक्शन करेगा इनके साथ, लवणों के साथ। कैसे, जैसे यहाँ से तो निकलेगा Na और यहाँ से निकलेगा SO4, तो Na2SO4 तो एक निकलेगा और CaCO3 एक निकलेगा। तो ये जो CaCO3 है ना, बाहर वाला हिस्सा कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो अवक्षेप है, ये तो नीचे बैठ जाएगा, अवक्षेप तो हो जाएगा अलग, इसे छान के आप अलग कर लोगे। और मेन चीज हमारे पास Na2SO4 सोडियम सल्फेट बचता है, जो एक लवण है, और इससे कोई नुकसान नहीं है, पानी में घुला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नुकसान था कैल्शियम सल्फेट से। कैल्शियम आपने अलग कर दिया, कैल्शियम अवक्षेपित कर दिया आपने कैल्शियम को। ऐसा ही यहाँ होगा, देखो यहाँ भी क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट अवक्षेप, मैग्नीशियम नीचे बैठ जाएगा। मेन चीज़ बनेगी Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये पानी में घुला रहे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ऐसा ही यहाँ होगा, देखो देख रहे आप क्या होगा, बताओ। CaCO3 बाहर वाला हिस्सा कैल्शियम कार्बोनेट अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा, प्लस 2Na2Cl 2NaCl, यानी नमक के अणु जल में घुले रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, घुले रहने दो। ऐसा ही यहाँ होगा, देखो क्या होगा बताओ। MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में मैग्नीशियम का अवक्षेप तो बैठ जाएगा नीचे, और 2Na2Cl 2NaCl यहाँ बनेंगे, जो विलयन में यानी पानी में घुले रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इनके घुले रहने से। ठीक है। अच्छा एक बात बताता हूँ आपको, समझ में आ गया ना आपके कि स्थायी कठोरता दूर करने की विधियाँ क्या हैं। नंबर 1 लिखा है मैंने सोडियम कार्बोनेट द्वारा। बताया कि पानी लो जो कठोर जल है जिसमें स्थायी कठोरता है, स्थायी कठोरता में ये 4 चीज़ें ही तो हो सकती हैं। उसमें सोडियम कार्बोनेट घुलाओ और गर्म कर दो। सोडियम कार्बोनेट को घोल के गर्म करोगे तो सोडियम कार्बोनेट इन लवणों से क्रिया करेगा और कैल्शियम और मैग्नीशियम को कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित कर देगा, और साथ में कुछ लवण बनेंगे जो हानिकारक नहीं है, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, वे कठोरता के कारण नहीं है। ठीक है। अच्छा एक बात बताता हूँ, ये जो विधि है ना सोडियम कार्बोनेट वाली, आपने लेके सोडियम कार्बोनेट को पानी में घोल दिया और फिर गर्म कर दिया, इस विधि से अस्थायी कठोरता भी दूर हो जाती है, क्योंकि गर्म तो कर ही रहे हैं आप। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ नोट में कि इस विधि से
इस विधि से अस्थायी कठोरता, इस विधि से अस्थायी कठोरता भी दूर हो जाती है। कैसे हो जाती है देखो मैं बताता हूँ। मतलब यदि इस विधि को आप लगाओगे तो अस्थायी कठोरता भी आपकी दूर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? अस्थायी कठोरता होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। तो बाइकार्बोनेट का मतलब HCO3, बाइकार्बोनेट का मतलब HCO3। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का ये फार्मूला है। देखो मैंने HCO3 का होल ट्वाइस नहीं लिखा है, दोनों HCO3 अलग करके दिखा दिया आपको। अस्थायी कठोरता होती है कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। जब आप इसे गर्म करोगे, भाई आपने सोडियम कार्बोनेट मिला के गर्म तो किया ही है, तो इतना हिस्सा निकल जाएगा। देखो जरा क्या निकला है, और इसमें से भी इतना हिस्सा निकल जाएगा। देख रहे हैं ना आप? देखो पहले यूँ बताओ, बॉक्स में तो ये बंद करा, बॉक्स के बाहर क्या है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ये तो अवक्षेप बन के बैठ जाएगा नीचे, हो गया कैल्शियम अलग। अब H2CO3 नहीं लिखना है, ये बॉक्स में तो H2CO3 बंद है, पर आपको पता है H2CO3 दो हिस्सों में टूटता है, H2O + CO2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट के अवक्षेप बनेंगे और नीचे बैठ जाएंगे, प्लस H2CO3 नहीं लिखना है, क्योंकि H2CO3 होता है अस्थायी यौगिक, थोड़ा सा गर्म करने पे ही टूट जाता है H2O + CO2 में। तो आप यदि इस विधि का प्रयोग करोगे तो इस विधि में स्थायी कठोरता तो दूर होगी ही, पर अस्थायी कठोरता भी दूर हो जाएगी। ठीक है, जल्दी से पॉज करके लिखो या फिर स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करते हैं हम। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो स्थायी कठोरता दूर करने का एक तरीका है कि आप वो कठोर जल लो जिसमें स्थायी कठोरता है, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट हैं और कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड भी हैं। उस पानी को लो और पानी में डाल दो सोडियम कार्बोनेट जितना चाहिए, और सोडियम कार्बोनेट डाल के पानी को कर दो गर्म। गर्म करोगे तो सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट से भी रिएक्शन करेगा और कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड से भी रिएक्शन करेगा, और विलयन में उपस्थित कैल्शियम को कार्बोनेट में बदल देगा और मैग्नीशियम को भी कार्बोनेट में बदल देगा, और दोनों के कार्बोनेट क्या हो जाएंगे? अवक्षेपित। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट अवक्षेपित होकर नीचे बैठ जाएंगे। तो इसका मतलब कैल्शियम को भी उसने अलग कर दिया, मैग्नीशियम को भी, और बाकी कुछ लवण बनेंगे जो पानी में घुले रहेंगे, वो हानिकारक नहीं है, उनसे जल की कठोरता पैदा नहीं होती है। ठीक है, और एक बात मैंने बताई कि इस विधि से आप अस्थायी कठोरता को भी दूर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, गर्म तो करोगे ही ना आप। चलो खैर, नंबर 2 दूसरा तरीका बताता हूँ आपको, स्थायी कठोरता दूर करने का दूसरा तरीका। इसे कहते हैं परम्यूटेट विधि। परम्यूटेट विधि। अच्छा, परम्यूटेट विधि का एक दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम है जियोलाइट विधि। या करके लिख देता हूं, जियोलाइट, GO लाइट, परम्यूटेट विधि या जियोलाइट विधि। तो देखो इस विधि में करना क्या है। सबसे पहले तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये परम्यूटेट या जियोलाइट क्या है। देखो मैं बताता हूँ क्या है। सोडियम जियोलाइट जो होता है ना, सोडियम जियोलाइट, इस सोडियम जियोलाइट को ही हम कहते हैं परम्यूटेट, इसे ही कहते हैं परम्यूटेट। आप सोडियम जियोलाइट कह दो या परम्यूटेट कह दो, एक ही बात है।
इसे हम ऐसे लिखते हैं Na2Z, सोडियम जियोलाइट हो गया है, ठीक है। और यहाँ Z का मतलब पता क्या है, यहाँ Z का मतलब है Al2Si2 ये है इसका मतलब, Al2Si2O8 एल्यूमिनियम सिलिकेट, इसे आप कह सकते हो एल्यूमिनियम सिलिकेट, इसे आप एल्यूमिनियम सिलिकेट कह सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो मैं बताता हूँ। आप सबसे पहले कठोर जल लो, कठोर जल जिसमें स्थायी कठोरता है, परमानेंट हार्डनेस है, कठोर जल, प्लस का निशान क्यों लगा दिया यहाँ, कठोर जल। सबसे पहले लो कठोर जल। अब इस कठोर जल में आपको सोडियम जियोलाइट की परतों में से इसे प्रवाहित करना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कठोर जल प्लस सोडियम जियोलाइट की परतों में से प्रवाहित। तो यदि आप कठोर जल को सोडियम जियोलाइट की परतों में से प्रवाहित करोगे तो जल की जो स्थायी कठोरता है वो अलग हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखो मैं बताता हूँ। ऐसे हो जाएगी कि आपको क्या करना है, जैसे मान लो सोडियम जियोलाइट है Na2Z, ये सोडियम जियोलाइट है, कैल्शियम सल्फेट के कारण होती है परमानेंट हार्डनेस। तो जब कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो कैसे करेगा, सोडियम जियोलाइट जब मैग्नीशियम सल्फेट इसके अंदर से गुजरेगा तो कैसे रिएक्शन करेगा, सोडियम जियोलाइट जब कैल्शियम क्लोराइड इसके अंदर से गुजरेगा तो उसके साथ कैसा रिएक्शन करेगा, और सोडियम जियोलाइट जब इसके अंदर से गुजरेगा, सोडियम जियोलाइट की परतों में से गुजरेगा मैग्नीशियम क्लोराइड। आपको पता है कि परमानेंट हार्डनेस के ये 4 कारण हैं, या तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, या तो कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड, ये चारों हो सकते हैं। आप क्या करोगे, कठोर जल को सोडियम जियोलाइट की परतों में से प्रवाहित करोगे। प्रवाहित करने से क्या होगा कि सोडियम जियोलाइट ऐसे रिएक्शन करेगा इनके साथ, देखो ऐसे, ये रिएक्शन कर लिया, और इस रिएक्शन से जो बॉक्स के अंदर बन रहा है उस पर ध्यान दो। बॉक्स के अंदर यहाँ बना कैल्शियम जियोलाइट, मैग्नीशियम जियोलाइट, कैल्शियम जियोलाइट, मैग्नीशियम जियोलाइट। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का जियोलाइट तो रह जाएगा परतों में ही, ठीक है, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम तो रह गया लेयर्स में, और सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये चले जाएंगे विलयन में ही, यानी पानी में, जिनसे कोई नुकसान नहीं है। तो क्या करा, सोडियम जियोलाइट ने इसमें से किसे अवशोषित कर लिया, कैल्शियम और मैग्नीशियम को अपने पास रख लिया, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण ही तो कठोरता होती है जल में। तो यहाँ क्या लिखूँगा मैं, ये कैल्शियम जियोलाइट जो बना CaZ, ये तो रह जाएगा वहीं, जिन परतों में से आप कठोर जल को गुजार रहे थे उन्हीं परतों में रह जाएगा, और Na2SO4 बह जाएगा आगे पानी के साथ, Na2SO4 पानी के साथ ही बह जाएगा, इससे कोई नुकसान नहीं। इसी तरीके से यहाँ मैग्नीशियम जियोलाइट तो रह जाएगा उन लेयर्स में ही, और Na2SO4 बह जाएगा पानी के साथ, पानी में घुला रहे, कोई नुकसान नहीं है इससे। उसके बाद कैल्शियम जियोलाइट लेयर्स में रह जाएगा, और Na2Cl2 है ना, तो इसे 2NaCl लिख दें, इससे तो कोई नुकसान ही नहीं है पानी में। इसी तरह मैग्नीशियम जियोलाइट रह गया परतों के साथ, और 2NaCl ये चला गया पानी के साथ, जिससे कोई नुकसान नहीं है। तो इस तरीके से हम कठोर जल में स्थायी कठोरता दूर करने के लिए परम्यूटेट विधि या जियोलाइट विधि का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आपको मैंने सिखाया कि सोडियम जियोलाइट या परम्यूटेट की परतों में से आपको कठोर जल को प्रवाहित करना है। तो कठोर जल में जितना भी कैल्शियम और मैग्नीशियम है उसे जियोलाइट अपने पास ही रख लेगा,
जिससे जल में से कैल्शियम और मैग्नीशियम की कठोरता दूर हो जाएगी। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो, फिर एक और तरीका बताता हूँ आपको बहुत अच्छा। पोज करके लिखो, लिख लिया बेटे? ठीक है, तो ये हमने पढ़ा परम्यूटेट विधि या जियोलाइट विधि। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। पहली विधि हमने पढ़ी थी सोडियम कार्बोनेट की, कि कठोर जल है आपके पास, उसमें सोडियम कार्बोनेट मिला दो और उसे गर्म कर दो। इसमें बताया कि कठोर जल को सोडियम जियोलाइट की परतों में से गुजार दो। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। एक और तरीका बताता हूं आपको, नंबर 3, तीसरा तरीका, स्थायी कठोरता दूर करने का तीसरा तरीका। तीसरा तरीका है कैलगॉन विधि। कैलगॉन विधि, एक इसे भी ध्यान रख लेना आप, कैलगॉन विधि को। इसमें सबसे पहले तो आपको समझना है कि कैलगॉन क्या है। कैलगॉन का क्या मतलब है? कैलगॉन होता है Na6P6 Na6P6O18, ये होता है कैलगॉन। Na6P6O18, और इसका नाम होता है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। इसका नाम होता है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, ये इसका नाम है। नाम भी आप याद रख सकते हो, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। इसकी खासियत ये है कि ये जो आपका Na6P6O18 है ना, ये इस तरीके से टूटता है आयनों में। देखना जरा ध्यान से, ये Na4P6O18, इसके ऊपर तो आएगा 2 इकाई ऋणावेश, 2 नेगेटिव। देखो सोडियम 6 थे, यहाँ कितने हैं? 4, यानी 2 Na पॉजिटिव निकल गए। और जब 2 Na पॉजिटिव निकले तो इसके ऊपर, पूरे आयन के ऊपर 2 इकाई ऋणावेश आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि 2 Na पॉजिटिव ये निकल गए। तो ऐसे टूटता है आयनों में। इस आयन का इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे है? कि जो आपका कठोर जल है उसमें कैल्शियम के आयन तो होंगे ही, स्थायी कठोरता में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होंगे, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन क्या करेंगे? ये इन आयनों के साथ रिएक्शन करेंगे। जैसे ही आप कठोर जल में कैलगॉन को घोल दोगे तो कैलगॉन इस तरह आयनों में टूट जाएगा, और आयनों में टूटते ही ये वाले जो आयन हैं आपके Na4P6O18 2 नेगेटिव, ये वाले आयन रिएक्शन करेंगे इसके साथ, और ये वाले आयन रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? देखो, ये रिएक्शन करके क्या बनाएंगे मैं अभी बता रहा हूं आपको। Na4P6O18 2 नेगेटिव, देखो क्या होगा कि ये 4 सोडियम थे, 4 में से 2 सोडियम बाहर निकल जाएंगे, और इनके 2 सोडियम की जगह आ जाएंगे Ca डबल पॉजिटिव आयन। तो यहाँ बनेगा, इस ब्रैकेट में लिख देते हैं Ca। Na कितने थे यहाँ? 4, 4 में से 2 गए, 2 बचे Na2P6O18, 2 इकाई ऋणावेश है इसके ऊपर, क्योंकि जितना धनावेश गया, 2 Na पॉजिटिव गए तो 2 इकाई धनावेश भी तो आ गया। ठीक है, और साथ में कौन निकले थे बाहर? इसमें से 2 Na पॉजिटिव बाहर निकले थे। इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा रिएक्शन। यहाँ 2 Na पॉजिटिव जो बाहर निकले उनकी जगह क्या होना जाएगा? मैग्नीशियम। तो ये आ जाएगा Mg Na2, Na4 थे ना, 2 बचे, P6O18, ये एक कह दो कि जटिल आयन बन जाता है, जटिल आयन, कॉम्प्लेक्स आयन। मतलब मैं आपको कहूँ कि भाई ये कैल्शियम और मैग्नीशियम कहाँ से आए? ये तो थे आपके कठोर जल में। कहाँ थे? कठोर जल में थे।
जो स्थायी कठोरता या अस्थायी कठोरता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण ही तो होती है भाई। कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, जो भी कुछ था उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन तो प्राप्त होने ही थे, आयनों में टूट के। तो ये आयन कहाँ से आए? कठोर जल में थे ये आयन, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। और ये जो है आपका जो जटिल आयन बना, कॉम्प्लेक्स आयन बना, ये चला जाता है विलयन में। तो मैं यहां लिख देता हूं कि ये विलयन में चला जाता है या चले जाते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ये तो विलयन में चले जाएंगे आयन, और आपके पास जो है जब जैसे ही विलयन में ये जाके अलग हो जाएंगे तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो अशुद्धि है, जो कठोरता का कारण है, वो तो अलग हो ही गया। तो ये है कैल्गोन विधि, ठीक है। आपको क्या करना है, पानी में कैल्गोन को मिलाना है और थोड़ा सा गर्म कर सकते हो आप। तो कैल्गोन क्या करता है? कैल्गोन ये है Na6P6O18 सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। ये पानी में घुलते ही ऐसे आयनों में टूट जाएगा, ये आयन बना देगा। अब ये आयन ही कैल्शियम के साथ भी रिएक्शन करेंगे, मैग्नीशियम के भी, और कैल्शियम और मैग्नीशियम को अपने अंदर ले लेंगे और अपने अंदर लेके बना लेंगे एक जटिल आयन। और जटिल आयन जो है वो आयनों में नहीं टूटता है। जटिल आयन या कॉम्प्लेक्स आयन जो बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है, उसमें से अंदर का हिस्सा आयनों में नहीं टूटेगा, ये पूरा का पूरा चला जाएगा विलयन में। जो आपने विलयन अलग करा पानी को, पानी की कठोरता को अलग करने के लिए, ठीक है, शुद्ध करने के लिए जल को, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम तो विलयन में अलग हो जाएगा और आपके पास बचेगा ऐसा जल जिसमें ना तो कैल्शियम होगा ना तो मैग्नीशियम। क्योंकि ये जो आपका कैल्गोन का आयन है, ये आयन कैल्शियम की अशुद्धि को भी उठा रहा है और मैग्नीशियम की अशुद्धि, दोनों को अपने पास लेके जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैल्गोन विधि का प्रयोग कर सकते हो। अब एक हेडिंग लिख लो आप ये तो थी स्थायी कठोरता, हेडिंग लिखो अस्थायी कठोरता दूर करने की विधियां। भाई अस्थायी कठोरता दूर करने के क्या तरीके हैं? बहुत आसान है। अस्थायी कठोरता तो हम बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका तो उबालने का ही है कि आप उस पानी को उबाल दो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला तरीका तो हम लिखते हैं नंबर 1 करके, उबाल कर। आपको पता है अस्थायी कठोरता होती है बाइकार्बोनेट के कारण। उबाल कर क्या होगा कि आपके पास मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, चलो मैं यहां लिखता हूं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अभी मैंने सिखाया था इस रिएक्शन को और फिर दोबारा सिखा रहा मैं। यदि आप इसे गर्म कर दोगे तो क्या होगा, यहाँ से इतनी चीज़ निकल जाएगी, ये देख रहे आप। बाहर क्या बचा बॉक्स के बाहर? मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये तो अवक्षेप बन के नीचे बैठ जाएगा, प्लस H2CO3 नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है H2O प्लस CO2। तो मैग्नीशियम जो कठोरता का कारण था वो तो नीचे ही बैठ गया। आप नॉर्मली जब किसी ऐसी जगह जहाँ पानी कठोर जल है, उस कठोर जल को एक बड़े से बर्तन में जैसे भिगोने में भरो और गर्म करो, उबाल दो उसे बहुत देर तक। तो उबालने के बाद आप देखोगे कि उसमें सफ़ेद सफ़ेद रंग के अवक्षेप की तरह के चीज़ें आपको नज़र आएंगी। या तो वो नीचे बैठा होगा सारा अवक्षेप, या फिर पानी के ऊपर ही तैर रहा होगा। यदि आप उसे सफ़ेद रंग के कपड़े में से छान लोगे तो वो जितना भी अवक्षेप प्राप्त हुआ है वो कपड़े के ऊपर आ जाएगा आपके। वो क्या होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो, ठीक है भाई। या तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है अस्थायी कठोरता, या कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का भी ऐसा ही रिएक्शन होगा भाई। पानी में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? ये दोनों चीज़ होंगी यदि अस्थायी कठोरता है उसके अंदर। तो यहाँ भी क्या होगा, जो मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ हुआ वही होगा इसके साथ, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप बन जाएगा, अलग हो जाएगा कैल्शियम, और H2O
H2O एक बनेगा और CO2 एक बनेगा। तो इस तरीके से अस्थायी कठोरता दूर करने का तरीका तो ये है। ठीक है, उबाल कर जल्दी से पोज करके लिखो। अच्छा, फिर अगला तरीका बताता हूँ आपको। अगला तरीका मिटा दूँ बेटा? ठीक है, तो हमने पता करा कि स्थायी कठोरता तो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड के कारण, और अस्थायी कठोरता होती है कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। स्थायी कठोरता को दूर करने के मैंने आपको 3 तरीके बताए। ठीक है, सबसे पहला तरीका तो बताया कि आप क्या करोगे, सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करोगे, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि आप इस्तेमाल करोगे परम्यूटेट विधि का, और तीसरा तरीका बताया कि आप इस्तेमाल करोगे कैल्गोन विधि का। तो परम्यूटेट यूज़ कर लो, कैल्गोन यूज़ कर लो, या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 यूज़ कर लो। तीनों तरीके से आपकी जल की स्थायी कठोरता दूर हो जाएगी। फिर बात आती है अस्थायी कठोरता की, जो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। इसे दूर करने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है, उबाल लो आप। पर उबालने के अलावा एक विधि और भी है। उबालने के अलावा जो दूसरी विधि है, नंबर 2 करके लिखता हूं, वो है क्लार्क विधि। क्लार्क विधि बहुत आसान है। क्लार्क विधि में हमें क्या करना होता है कि जो हमारा अस्थायी कठोर जल है ना, उसके ऊपर रिएक्शन करानी होती है बुझे हुए चूने की। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराना, देखो ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऐसे ही तो होगा भाई। मैं इसे ऐसे लिख दूं CaHCO3 का होल ट्वाइस, या फिर ऐसे लिख दूं, दोनों बातों का मतलब तो एक ही है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है मेरे पास, या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होगा। इन दो के कारण ही तो होती है अस्थायी कठोरता। कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, इसके ऊपर आप रिएक्शन करा दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, यानी चूने, बुझा हुआ चूना प्रवाहित कर दो, बुझा हुआ चूना। वैसे आप इसे चूने का पानी भी कह सकते हो, बुझा हुआ चूना कहो या चूने का पानी कहो। क्या होगा देखना जरा ध्यान से। यहां से तो निकलेगा H और यहां से निकलेगा OH, यहां से निकलेगा H, यहां से निकलेगा OH। कितने जल के अणु निकले? 2। मैं यहां लिख देता हूं 2H2O। और ऐसा ही यहां भी तो होगा, यहां भी तो 2 ही जल के अणु निकलेंगे। देखो यहां से H, यहां से OH, यहां से H, यहां से OH। अब देखो क्या बचा, एक तो बचा CaCO3 और एक ये CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरह मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, 2 चीज़ बनी। तो यहाँ तो दोनों बने कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये दोनों कैल्शियम कार्बोनेट अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएंगे। और यहाँ अवक्षेप एक तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का बनेगा, एक कैल्शियम कार्बोनेट का। तो यहाँ 2 तरह के अवक्षेप बनेंगे, एक तो MgCO3 लिख दूं, मैग्नीशियम कार्बोनेट वो भी नीचे बैठ जाएगा, प्लस CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, वो भी अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा या विलयन से अलग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई ना बात? तो बस ये क्लार्क विधि है, इसमें हम CaOH का होल ट्वाइस यूज करते हैं। यानी आपके पास पानी होना चाहिए कठोर जल, और उसमें आपको मिलाना चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बस इतना काम करना है। अपने आप कैल्शियम और मैग्नीशियम अवक्षेप बना के अलग हो जाएंगे, कार्बोनेट वाले अवक्षेप। ठीक है, अच्छा एक चीज और सीख लो, चलो एक हेडिंग लिखो, कठोर जल से। अब मैंने सारे तरीके सिखा दिए आपको। कठोर जल से हानिकारक प्रभाव, जल के लिखो, के हानिकारक कठोर जल के हानिकारक प्रभाव। कठोर जल हमारे लिए या दैनिक जीवन में किस प्रकार हानिकारक है। ठीक है,
पहला इसका प्रभाव है कि यदि आप कठोर जल में कपड़े धोओगे तो कपड़े धोने पर क्या होगा, कपड़े धोने पर किससे, कठोर जल से पानी अधिक लगता है, पानी बहुत अधिक, पानी कह दो या जल, बहुत बहुत अधिक यदि कठोर जल में आप कपड़े धोगे तो पानी तो ज़्यादा लगेगा ही आपका। ठीक है। नंबर 2, क्यों लगेगा ज़्यादा पानी, मैं बताता हूँ। जब भी कठोर जल में आप साबुन को घोलते हो तो साबुन को घोलने से क्या होता है कि साबुन को पहले इन कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट, ये 6 लवण हैं भाई। कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों के सल्फेट होंगे, कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों के क्लोराइड होंगे, कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों के बाइकार्बोनेट। तो साबुन को पहले तो इन अशुद्धियों के साथ लड़ना पड़ता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट के साथ लड़ना पड़ता है, जिसके कारण पानी बहुत अधिक लगता है। और पानी तो लगता ही अधिक, चलो पानी को तो मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, पानी तो है ही, वो तो कठोर जल है ही, पानी तो ज़्यादा लगेगा ही। पर मेन चीज़ है कि साबुन भी बहुत ज़्यादा लगेगा, साबुन बहुत ज़्यादा खर्च होगा आपका। कठोर जल में जब भी आप कपड़े धोओगे तो साबुन ज़्यादा लगेगा, क्योंकि साबुन को इन 6 प्रकार के लवणों में से पता नहीं किस किस के साथ लड़ना पड़ेगा, और लड़के पहले इनकी इस अशुद्धि को ख़त्म करना होगा। कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट को ख़त्म करना पड़ेगा, और तब जाके वो क्लीनिंग एक्शन आपका स्टार्ट होगा। ठीक है। तो कपड़े धोने में साबुन बहुत ज़्यादा लगेगा, पानी भी बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है। और एक दूसरा हानिकारक प्रभाव है बॉयलर का फटना, बॉयलर का फटना, बॉयलर का फटना। देखो एक बात बताता हूँ आपको, बॉयलर क्या होते हैं, ऐसा मान लो गर्म पानी के बड़े बड़े पाइप हैं, और जब उनके अंदर से कठोर जल बहेगा लगातार, तो कठोर जल में जो कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड हैं, वे सब उस पाइप की दीवारों पे जमेंगे लगातार, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट। और जब वे पाइप की दीवारों पे यानी बॉयलर की दीवारों पे जमेंगे तो उनके जमने से बॉयलर की दीवारें मोटी हो जाएंगी, और बॉयलर की दीवारें जब अंदर से मतलब मोटी होती जा रही लगातार, तो उसके अंदर से जो जाने का रास्ता है, पानी के बहने का रास्ता है या भाप के बहने का रास्ता है, वो तो कम हो जाएगा, छोटा नहीं हो जाएगा। जब अंदर वो जमता जा रहा लगातार कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट, तो उसके कारण उसके जो चलने का रास्ता है, पाइप के अंदर जो भी चीज़ फ्लो होनी है उसका रास्ता तो घटेगा ही, और यदि उसका रास्ता घटेगा तो पाइप के ऊपर दाब बढ़ेगा। जब पाइप पतला होता है ना तो दाब ज़्यादा होता है, चाहे आपका पानी छिड़कने का पाइप ही क्यों ना हो। जब आपको दाब बढ़ाना होता है तो पाइप को पानी छिड़कते समय आगे से आप दबा लेते हो, आगे से दबाओगे तो दाब बढ़ेगा। तो इसी तरीके से बॉयलर में लगातार जब ये साल्ट जमेंगे अंदर की तरफ, तो पाइप की मोटाई अंदर से तो घटेगी ना, और पाइप की मोटाई अंदर से घटेगी तो पानी का बहाव बढ़ेगा, यानी दाब बढ़ेगा, और दाब बढ़ने से बॉयलर फट सकता है, और फट ही जाते हैं इस तरह बॉयलर। ठीक है। इसके अलावा तीसरा प्रभाव है, जो हमारे बर्तन होते हैं ना घरों में प्रयोग करने वाले, इनकी दीवारों पर लवण जम जाते हैं। बर्तन की दीवारों पर, बर्तन की दीवारों पर लवणों का जमना, तो साल्ट जम जाते हैं इनकी दीवारों पर। जब आप लगातार बर्तनों में यूज़ करोगे कठोर जल, तो कठोर जल जैसे बॉयलर की दीवारों पर जमा था, इसी तरीके से बर्तन की दीवारों पे भी जमना शुरू हो जाएगा उसके साल्ट, उसके लवण, कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट, जिसके कारण क्या होगा, बर्तन की सुचालकता कम हो जाएगी। पहले तो वो कम ताप पर ही थोड़ी सी ऊष्मा लेकर ही गर्म हो जाता था, और जब अंदर ये लवण जम गए तो उसके अंदर एक तरह का प्रतिरोधकता ऊष्मा के प्रति पैदा होगी, या फिर यूँ कह दो कि उसकी सुचालकता घटेगी, या फिर वो जल्दी गर्म नहीं होगा, या उसमें खाना जल्दी नहीं बनेगा, कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है।
तो अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेंगे। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में ज़रूर आया होगा। सबसे पहले हमने पढ़ा मृदु जल किसे कहते हैं, जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता हो, पर्याप्त मात्रा में देता हो। फिर कहा कि कठोर जल किसे कहते हैं, जो साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता हो, उसे कहते हैं कठोर जल। फिर उसके बाद पढ़ा जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक तो स्थायी कठोरता यानी परमानेंट हार्डनेस, और एक अस्थायी कठोरता यानी टेम्परेरी हार्डनेस। जो स्थायी कठोरता है उसकी पहचान ये है कि वो उबालकर दूर नहीं होती, और जो आपकी अस्थायी कठोरता है यानी टेम्परेरी हार्डनेस है, उसकी खासियत यह है कि वो उबालकर दूर हो जाती है। फिर अगली बात बताई मैंने आपको कि जो स्थायी कठोरता परमानेंट हार्डनेस है, उसका कारण क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड, यानी 4 साल्ट हैं उसका कारण। कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर उधर बताया कि जो अस्थायी कठोरता है यानी टेम्परेरी हार्डनेस है, उसके कारण 2 लवण हैं। क्या, कौन कौन से लवण? कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों के बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट यदि पानी में हैं तो हम कहेंगे कि अस्थायी कठोरता है यानी टेम्परेरी हार्डनेस है। फिर बताया स्थायी कठोरता को दूर करने के 3 तरीके। पहला तरीका आपको बताया सोडियम कार्बोनेट घोल दो, दूसरा तरीका बताया परम्यूटेट घोल दो, तीसरा तरीका बताया कैलगोन घोल दो। यदि इन 3 तरीकों को में से आप किसी भी तरीके को यूज़ करोगे तो परमानेंट हार्डनेस यानी स्थायी कठोरता दूर हो जाएगी पानी की। फिर आपको बताया अस्थायी कठोरता दूर करने के 2 तरीके। पहला तरीका आपको बताया कि अस्थायी कठोरता दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है आप पानी को उबाल दो। ठीक है, बाइकार्बोनेट अलग हो जाएंगे। बाइकार्बोनेट में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है दोनों कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित हो जाएंगे। दूसरा तरीका बताया कि आप बुझा हुआ चूना डाल दो, बुझा हुआ चूना कह दो या चूने का पानी कह दो, एक ही बात है। तो उससे भी आपकी जो अस्थायी कठोरता है, टेम्परेरी हार्डनेस है, वो दूर हो जाती है। फिर बताया कि जो कठोर जल है उसके हानिकारक प्रभाव क्या हैं। पहला बताया कपड़े धोने पर साबुन बहुत ज़्यादा लगेगा यदि आप कठोर जल का प्रयोग कर रहे होगे कपड़े धोने के लिए। फिर बॉयलर का फटना, बॉयलर में अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण जमेंगे जिसके कारण अंदर उस भाप के या पानी के चलने का रास्ता क्या हो जाएगा, घट जाएगा, दाब बढ़ेगा और बॉयलर फट जाएगा। बर्तन की दीवारों पर भी कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण जमा हो जाते हैं जिसके कारण बर्तन की सुचालकता घट जाती है। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।